شروع کرنا تبھی بھی کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد اسد ہے. میں المیزان کا چیف انویسٹمنٹ آفیسر ہوں. آج بیسیکلی ہم المیزان نے جو ابھی ریسنٹلی میزان پاکستان ETF لانچ کیا ہے اس کے بارے میں انویسٹرز کو گائیڈ کریں گے، اس کے بارے میں بتائیں گے کہ ETF کیسے رن ہوتا ہے. اور اس میں لوگوں کے کافی سوالات تھے، کافی کوئریز تھی کہ یہ نئی پروڈکٹ ہے تو اس کے بارے میں ہمیں گائیڈ کیا جائے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ہم اس کے لیے ہم نے یہ ویبینار ارینج کیا ہے خاص طور پر کہ یہ ریٹیل کسٹمرز، انسٹیٹیوشنز اور دوسرے جو لوگ ہیں یا لوکلس اور باہر کے، تاکہ ان کے آسانی کے لیے ہم سمجھا سکیں کہ اس میں اور ایک میوچل فنڈز اور ایک شیئرز میں کیا فرق ہے. سب سے پہلے اس سلسلے میں آپ کو المیزان کے بارے میں تھوڑا سا بریف کروں گا کہ المیزان کا انٹروڈکشن. اور المیزان جیسا کہ آپ جانتے ہیں اٹس دا لارجسٹ ایسٹ مینجمنٹ کمپنی ان پاکستان ان ٹرمس آف ایسٹس انڈر مینجمنٹ. الحمدللہ یہ فل فلیشڈ اسلامک ایسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے اور وی آر مینیجنگ فنڈس اوور 160 بلین روپیز. اس میں المیزان کے پاس کوئی تقریباً اس میں 30 کے قریب فنڈس اور ڈفرینٹ پلانس ہیں جو ہم مینیج کر رہے ہیں، جس کے بارے میں ہم ڈیٹیل تھوڑا آپ کو آگے بریف کریں گے.
इस सिलसिले में आपको जो अभी सामने स्लाइड नजर आ रही होगी, इसमें हमारा विजन और मिशन है। विजन हमारा जो अलमिज़ान का है इज टू मेक शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टिंग अ फर्स्ट चॉइस फॉर इन्वेस्टर्स। जैसा मैंने आपको बताया कि अलमिज़ान जो है वो फुल फ्लेश्ड इज द ओनली एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन पाकिस्तान। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इसको ये ख़ास तौर पर वी आर प्राउड and feel also proud to say that Al-Mizan is the only and full-fledged Sharia compliant company और इसी प्लेटफॉर्म से हमने ETF लॉन्च किया है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और अगर अलमिज़ान के बारे में ज़रा फीचर्स देख लें, इसमें जैसा कि आपको मालूम है कि ख़ास तौर पर कंपनीज के बारे में देखा जाता है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड कितना लंबा है। इसमें अलमिज़ान इस स्लाइड पर आपको नज़र आ रहा होगा, वी हैव प्रूवन and consistent track record of over 25 years. अलमिज़ान 1995 में स्टैब्लिश हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके 25 साल पूरे कर 26वें साल में दाखिल हो गए। अगर आप एसेट बेस देखेंगे, ये इन्वेस्टर बेस देखेंगे, तो तकरीबन हमारे जो इस वक्त कस्टमर्स हैं वो 130,000 कस्टमर्स से हमारे इस वक्त ऊपर हमारे इन्वेस्टर्स हैं और मेजॉरिटी इसमें तकरीबन 70% रिटेल कंपोजिशन है। फिर इसमें देखा जाता है कि जी किसी कंपनी के बारे में मालूम करना हो तो उसकी रेटिंग कैसी है। जो इंडिपेंडेंट रेटिंग कंपनीज आपको रेटिंग असाइन करती हैं, इस सिलसिले में अलमिज़ान जो है उसको AM1 क्या सिग्निफाई कर रहा है? दिस इज द हाईएस्ट मैनेजमेंट क्वालिटी रेटिंग असाइन टू एनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन पाकिस्तान। इस सिलसिले में अलमिज़ान को फख्र है और कि बेसिकली इज द फर्स्ट कंपनी जिसको AM1 ये रेटिंग असाइन की गई थी। और इसमें ये भी डिस्टिंक्शन है कि दोनों जो हमारी बेसिकली रेटिंग कंपनीज है, पाकिस्तान की टॉप रेटिंग कंपनीज ये पैकरा और JCR, दोनों ने उनको AM1 हाईएस्ट मैनेजमेंट क्वालिटी रेटिंग असाइन की। फिर मैंने आपको बताया लार्जेस्ट शरिया कंप्लाइंट फंड मैनेजर, तमाम कन्वेंशनल फंड्स हो या इस्लामिक हो, अलमिज़ान जो है वो इज द लार्जेस्ट एसेट मैनेजर है इन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। फिर ये इसमें ये भी हमें एजाज है कि बेसिकली जो पेंशन फंड है जिसमें टैक्स क्रेडिट मिलता है उसमें, और एक्विटी फंड उसमें भी अलमिज़ान की डिस्टिंक्शन है कि इस्लामिक उसमें और ओवरऑल एसेट मैनेजमेंट कंपनी में दे हैव द लार्जेस्ट वॉलंटरीली पेंशन फंड एक्विटी फंड इन पाकिस्तान। अगर आप इसमें देखेंगे अलमिज़ान, ये हमने ओवर द ईयर्स पिछले 20-25 सालों में, ये मैंने आपको बताया 30 के करीब फंड्स और प्लान्स लॉन्च किए। इसमें एक्विटी रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड फंड, फिक्स्ड इनकम इस्लामिक फंड्स, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज, फिर इसके अलावा पेंशन फंड, उसके अलावा कैपिटल प्रिजर्वेशन, कैपिटल प्रोटेक्टेड फंड्स, फिर उसमें अभी कोई तकरीबन 5 साल पहले हमने कमोडिटी फंड, इसमें ऑयल की प्राइसेस जब नीचे गई थी, फिर इसके अलावा ये गोल्ड फंड हमने लॉन्च किया, ये भी फर्स्ट एंड ओनली शरिया कंप्लाइंट। ये तमाम फंड्स जो है ये शरिया कंप्लाइंट फंड्स थे। और अभी लेटली आपके सामने ये जो हमने अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लॉन्च किया है बेसिकली मीज़ान ETF, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान को एजाज़ है कि उसमें और डिस्टिंक्शन है कि फर्स्ट इस्लामिक ETF एंड फर्स्ट एंड ओनली इस्लामिक ETF जो फंड है ये मीज़ान के प्लेटफॉर्म से लॉन्च हुआ है। अब अगर हम इसमें देखें, जैसा ये शरिया एडवाइजरी बोर्ड देखें, मीज़ान बैंक का जैसे आपको मालूम है इसकी पेरेंट कंपनी है, उसके बेसिकली शरिया एडवाइजरी बोर्ड जो है वो बेसिकली सुपरवाइज करते हैं, चेयरमैन है तकी उस्मानी साहब और फिर डॉक्टर इमरान अशरफ उस्मानी और शेख मोहम्मद इसाम। इस सिलसिले में जो अलमिज़ान के शरिया एडवाइज़र हैं उनकी गाइडेंस से तमाम शरिया गाइडलाइंस की ये जो है अप्रूवल होती है और वो हमारे शरिया एडवाइज़र हैं। ये तो हुआ, अभी हमने अलमिज़ान के बारे में आपको तारुफ दिया कि अलमिज़ान और इसका ट्रैक रिकॉर्ड बताया। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं कि ETF के बारे में। ETF है क्या चीज़? लोगों को काफ़ी, क्योंकि ये पाकिस्तान में नया कंसेप्ट है, बाहर तो ये काफ़ी कॉमन है, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि अभी रिसेंटली इस साल ही लॉन्च हुए हैं
اور تو لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ETF جو ہے وہ ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈ جو ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ یہ اس میں کیا فرق ہے، نام سے ان کو شاید سمجھ میں نہیں آتا. لیکن میں آپ کی آسانی کے لیے کوئی بھی انویسٹر ہو جو سن رہا ہو اس میں اس کے لیے بتا دوں کہ اٹس اے پول آف انویسٹمنٹ وہیکل اور اٹ از سملر ٹو اوپن اینڈ میوچل فنڈ. بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ کے میوچل فنڈز ٹریڈ ہوتے ہیں، جیسے شیئرز ٹریڈ ہوتے ہیں، اور یہ اسٹاک ایکسچینج پر ہی ٹریڈ ہوتا ہے ایز اے پورٹ فولیو آف شیئرس. وہ میں آپ کو بات بتاؤں گا کہ پورٹ فولیو میں کیا فرق ہے اور ایک انڈیویجل شیئرس میں کیا فرق ہے. اور سملر ٹو اے کلوز اینڈ فنڈ. یہ بیسیکلی ایک ہائیبریڈ اس میں فیچرس ہیں جس میں اوپن اینڈ کے بھی فیچرس ہیں اور کلوز اینڈ کے بھی فیچرس ہیں، اور اسٹاک ایکسچینج پر یہ ٹریڈ کرتا ہے. انویسٹرز جو ہے وہ ETF کے یونٹس جو ہیں وہ بیسیکلی دے کین بائی اور سیل. جیسے کہ شیئرس، آپ کوئی بھی شیئرس، آپ کو پتا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں 531 کمپنیز لسٹڈ ہیں. جیسے آپ ان کمپنیز میں ٹریڈ کریں، بروکرز کے پاس اکاؤنٹ کھولیں، اسی طرح آپ ETF کے شیئرس کے لیے بروکرز کے پاس جا کر اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اور اس میں ٹریڈ کر سکتے ہیں. اور یہ پھر آپ کو ہم اس کے بینیفٹ بتائیں گے کہ آپ کو یہ کیسے ڈائیورسفیکیشن دیتی ہے، اس میں کیا بینیفٹس ہیں، وہ ہم آگے کی سلائیڈز میں ہم بریف کریں گے. اچھا، اب ہم ذرا گلوبلی دیکھیں کہ ڈفرینٹ ٹائپس کے دنیا میں تو یہ کنسیپٹ کافی کامن ہے، لیکن پاکستان میں کیونکہ نیا ہے تو میں نے سب سے پہلے اس میں ہم نے 6 فیچرز رکھے ہیں جس میں ETF جو ہے وہ بیسیکلی اٹس ٹریک اے میجر انڈیکس. فار ایگزامپل KSE 100 انڈیکس آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ایک روایتی انڈیکس ہے جو کامنلی فالو ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اس کے بعد ہمارا KMI 30 ہے. KMI 30 اسٹینڈس فار KSE میزان انڈیکس. یہ بیسیکلی 2009 میں ہم نے اس کو اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ میزان نے کولیبریٹ کیا تھا، اور کیونکہ اس سے پہلے صرف کنونشنل بینچ مارک اویلیبل تھا تو اسلامک مارکیٹ کے لحاظ سے گرو کر رہی تھی. اس میں بہت ضروری تھا کہ ایسا بینچ مارک ہو جس میں اسلامک جو کمپنیز ہیں، انویسٹرس ہیں، وہ اپنا بینچ مارک اس کے ساتھ تعین کر سکیں کہ بھائی کوئی ایسا بینچ مارک ہو جس میں ان کو ریٹرن کا پتہ چلے کہ اسلامک جو ہے اس میں پرفارمنس کیسی رہی ہے. اور اس میں یہ KMI کو اس سال 10 سال سے اوپر ہو چکے ہیں لانچ ہوئے ہوئے. اور بہت ہی آپ لوگوں کو یہ جان کر ہمارے انویسٹرز کو حیرت ہوگی کہ اس میں لوگوں کو ذہن میں شاید یہ مسکنسیپشن تھا کہ اسلامک یونیورس شاید بہت کم ہے، تھن ہے کمپیئر ٹو کنونشنل. لیکن آپ لوگوں کو میں سرپرائزنگلی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی جو اسلامک انڈیکس ہے، KSE میزان انڈیکس، اس میں اگر آپ 10 سال کی پرفارمنس دیکھیں تو پچھلے میجورٹی آف دا ایئرس KSE 100 انڈیکس کی پرفارمنس کو بیٹ کیا. تو اس لیے یہ پہلے آپ کو میں یہ اس تاثر کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامک شاید اس میں اپارچونیٹیز کم ہے، مارکیٹ میں لیکویڈیٹی کم ہے، یا اس کے اندر جو ہے وہ ریٹرنز میں فرق پڑے گا. لیکن الحمدللہ اسلامک انڈیکس کی مارکیٹ، اسلامک ایکوٹی کی مارکیٹ، اور اس میں لیکویڈیٹی کے لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور بلکہ اگر آپ ایک اور چیز بھی میں اس حوالے سے آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پچھلے 5 سال اور 10 سال کی گروتھ دیکھیں گے تو اسلامک فنڈز کی جو گروتھ ہوئی ہے وہ تقریباً 30%، یعنی 3 ٹائمز زیادہ ہے کمپیئر ٹو یہ اینولائز CAGR بیسس پر کمپیئر ٹو کنونشنل فنڈز جن کی گروتھ جو ہے وہ میئرلی ڈبل ڈیجٹ بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ بھی ایک اس میں پاکستان میں الحمدللہ یہ بہت اچھا ٹرینڈ ہے کہ اسلامک مارکیٹ بہت تیزی سے گرو کر رہی ہے، مارکیٹ گرو کر رہی ہے. اور اس میں جو گروتھ کا ایلیمنٹ میں نے آپ سے شیئر کیا کہ 3 ٹائمز یعنی 30% CAGR بیسس پر کمپاؤنڈ اینوئل گروتھ ریٹ پر اسلامک فنڈز کی گروتھ ہو رہی ہے. اور اس میں الحمدللہ میزان جو ہے وہ اٹس دا پائنیئر اینڈ اٹس دا لیڈر دا انڈسٹری. اچھا، اس میں اب دوسرے جو انڈیکس ہیں یہ اس کی میں نے ایگزامپل دی کہ یہ ٹریک کرتا ہے میجر انڈائسز کو. تو ہم یہ پاکستان کے اندر ETF جو ہے وہ کچھ یہ 4 ETFs لانچ ہوئے ہیں جس میں کچھ KSE 100 انڈیکس کو ٹریک کر رہے ہیں، اور میزان جو ہے وہ بیسیکلی KMI 30 KSE میزان انڈیکس کو ٹریک کر رہے ہیں. اس کی ڈیٹیل ہم اب سبسیکوینٹلی آپ کے سامنے
शेयर करेंगे। अच्छा, इसके अलावा दूसरे कौन कौन से ईटीएफ्स होते हैं? इसमें सेक्टर और इंडस्ट्री ईटीएफ्स होते हैं जो बेसिकली पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल एनर्जी हो, कंस्ट्रक्शन हो, कोई इंडस्ट्री हो, उससे रिलेटेड रिप्रेजेंटेशन होती है, और फिर वो उस बेसिस पर आप उन ईटीएफ्स को लॉन्च कर सकते हैं। इसी तरह दुनिया में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कमोडिटी ईटीएफ्स हैं, ये गोल्ड है, ऑयल के ऊपर है, और किसी कमोडिटी के ऊपर आप लॉन्च करना चाहें तो लॉन्च कर सकते हैं। बॉन्ड ईटीएफ हैं, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, सुकूक्स हो गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, इसके ऊपर भी ईटीएफ जो है वो लॉन्च हो सकते हैं। फिर इसके अलावा पर्टिकुलर स्टाइल बेस्ड हो सकते हैं ये इक्विटी में, कि लार्ज कैप, कंट्रेरियन बेस्ड या स्मॉल कैप बेस्ड ईटीएफ जो है उनका भी एक ट्रेंड है। ये जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें ट्रेंड हमें काफी नजर आता है। इसके अलावा फॉरेन करेंसी ईटीएफ्स होते हैं जो बेसिकली डिफरेंट फॉरेन एक्सचेंज और उन कंट्रीज में जहां स्टेबिलिटी एक्सचेंज रेट में, वहां आपको फॉरेन करेंसी ईटीएफ्स भी नजर आते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि ईटीएफ में बेसिकली बहुत से लोगों का ये सवाल भी आता है, और ये भी इसमें इब्हाम रहता है कि ये एक म्यूचुअल फंड, ईटीएफ और एक शेयर में क्या फ़र्क है। तो ईटीएफ का मैंने आपको बताया कि इसमें अगर आप 5 ये मैंने ब्रॉड पैरामीटर्स आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सबसे पहला, ये ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। इसमें अगर आप देखेंगे बिल्कुल क्लियरली वाज़ेह, ईटीएफ जो है वो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया और फिर आपको बता रहा हूँ कि ईटीएफ जो है वो इट इज ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। यस, वो होता है और उसी प्लेटफॉर्म से आप परचेज कर सकते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड्स जो है, अगर उसके बारे में पूछेंगे, इट्स नो। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको स्टॉक एक्सचेंज जाना नहीं पड़ता, वो आप म्यूचुअल फंड के एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऑफिस या उनके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस से ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। अच्छा, दूसरी ये कि इंट्राडे क्या आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं? यस, ईटीएफ में अलाउ है, आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपने मार्केट उसमें फ्लक्चुएट हुई, नीचे मार्केट किसी वक्त ज्यादा आ गई, स्टॉक एक्सचेंज आपको पता है पाकिस्तान के अंदर टाइमिंग्स नॉर्मली 9:30 से लेकर 3:30 बजे तक होती है। इसमें किसी वक्त ऐसे फ्लक्चुएशन रहती है, जो जब मार्केट में फ्लक्चुएशन हो उस वक्त की इंट्राडे ट्रेडिंग का आपको डिस्काउंट पर कोई चीज मिल रही हो या प्रीमियम पर कोई चीज सेल हो रही हो, तो आप उसमें फायदा उठा सकते हैं और इंट्राडे में आप परचेज और सेल अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के केस में डे एंड, क्योंकि नेट एसेट वैल्यू डिटरमिन होती है ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग प्राइसेस, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। मल्टीपल होल्डिंग्स, ये बिल्कुल ये फीचर्स म्यूचुअल फंड्स में भी हैं और ईटीएफ में भी है। यानी म्यूचुअल फंड्स में भी आपको 25 से 30 कंपनीज का पोर्टफोलियो नजर आता है, और ईटीएफ में भी देखेंगे, अभी हम आपसे बास्केट शेयर करेंगे, इसमें कोई तकरीबन 10 से लेकर 15 कंपनीज नॉर्मली इसके अंदर होती हैं जो इंडेक्स का सबसेट होता है। तो दोनों केसेस में मल्टीपल होल्डिंग्स की जो है फीचर्स मौजूद हैं। एक्सपेंस रेशो एक ये इंपॉर्टेंट चीज है, वो रिलेटिवली ईटीएफ के अंदर कम होती है, इसमें मैनेजमेंट फीस, और दूसरा जो एलिमेंट है, ब्रोकर के पास आप जाते हैं तो बेसिकली आप एक शेयर परचेज करते हैं जिसमें पर स्क्रिप्ट आप जो है वो ब्रोकरेज अमाउंट देते हैं जो काफी ज्यादा होती है। और फिर इसके बाद अगर आपको एक बास्केट चाहिए तो आपकी ब्रोकरेज कॉस्ट या एग्जीक्यूशन कॉस्ट या ट्रेडिंग कॉस्ट और इसके अलावा इम्पैक्ट कॉस्ट, यानी बिड एंड आस्क स्प्रेड आप लेने जाएंगे, टाइम लगेगा और उसमें एग्जीक्यूशन फास्ट नहीं होगी। यहाँ आपको फायदा ये है कि एक्सपेंस रेशो और एग्जीक्यूशन डिलीवरी काफी फास्ट होगी, वन गो में आप खरीद सकते हैं। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ अगर आप कॉस्ट देखेंगे तो इनकी जो रेशो है वो कंपेयर टू एक अगर आप शेयर परचेज करने जाते हैं या म्यूचुअल फंड के मुकाबले में भी रिलेटिवली थोड़ी सी लो होती है। मैनेजमेंट स्टाइल पांचवा जो हमारा फीचर है, इसमें हम देखेंगे तो बेसिकली ईटीएफ जो है वो इट्स पैसिव स्टाइल। क्यों? म्यूचुअल फंड में नॉर्मली फंड मैनेजर के पास ये टारगेट होता है कि वो बेसिकली एक बेंचमार्क को उसका टारगेट होता है कि वो बीट करे, आउट परफॉर्म करे बेंचमार्क को विद सब्सटेंशियल मार्जिन इन म्यूचुअल फंड, अगर इक्विटी बेस्ड फंड है। जबकि ईटीएफ में जो बास्केट है बेसिकली इसमें आउट परफॉर्म नहीं करना, इस बास्केट को ट्रैक करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम केएमआई की बास्केट के सबसेट ले रहे हैं, और ये आगे मैं आपको तफसील से भी बताऊंगा, तो उसमें होता ही है कि उन स्क्रिप्ट्स को लेकर वो कितने % ट्रैक कर रहा है
اور اس میں کیا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ویو آف دا مارکیٹ اور اس کے حساب سے آپ ٹریڈ کرتے ہیں. تو بیسیکلی ای ٹی ایف جو ہے وہ پیسیو اسٹائل ہے, جبکہ میوچل فنڈ جو ہے وہ ایکٹیو اسٹائل ہے. اچھا, اب آ جائیں یہ پرٹیکولرلی, یہ تو ہم نے جرنلی تھوڑا سا یہ گلوبل اور یہ والے بیسک اس میں ڈفرینسز دیے کہ ای ٹی ایفس اور میوچل فنڈس اور گلوبل ٹرینڈس کیا ہیں. اب آپ آ جاتے ہیں اسپیسیفکلی جو میزان پاکستان ای ٹی ایف ابھی ہم نے جیسا ذکر کیا, یہ فرسٹ ویک آف اکتوبر میں لانچ کیا سکسیزفلی. از دا اونلی فل فلیشڈ اسلامک اینڈ ویری فرسٹ اسلامک ای ٹی ایف ان پاکستان. میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں پورٹ فولیو میں ایک کمپنی نہیں ہوتی, اس میں ملٹیپل ہولڈنگز, ڈائیورسفائڈ پورٹ فولیو ہوتا ہے اور تمام شریعہ کمپلائنٹ سیکورٹیز ہوتی ہیں. یہ اسٹاک ایکسچینج پر بالکل ٹریڈ کرتا ہے جیسے دوسرے ای ٹی ایف کرتے ہیں. اسی طرح جو میزان پاکستان ای ٹی ایف ہے وہ بھی اسٹاک ایکسچینج پر ٹریڈ کرتا ہے ڈیورنگ دا مارکیٹ آورس, اور جس طرح دوسری کمپنیز کے شیئرز ہوتے ہیں کوئی بھی انویسٹر اس کو پرچیز اور سیل کر سکتا ہے. اچھا, پھر ہم دیکھیں اس کی کہ یہ پرائس کیا تھرو آؤٹ دا ڈے اویلیبل ہے اور یہ کس طریقے سے ڈٹرمن ہوتی ہے. تو اس میں بھی جیسے عام شیئرز کی سپلائی اور ڈیمانڈ کے فیکٹرز جو ہیں مارکیٹ فورسز ڈٹرمن کرتی ہے, اسی طریقے سے جو ای ٹی ایف جو ہے اس کی پرائس بھی تھرو آؤٹ دا ڈے ٹریڈ ہوتی ہے اور اٹس ڈٹرمنڈ بائی مارکیٹ فورسز. یہاں نیکسٹ پوائنٹ ہے پروفیشن اینڈ ایکسپیرینس فنڈ مینجمنٹ. یہ بہت انپورٹنٹ پوائنٹ ہے, پرٹیکولرلی جب میزان کا نام آتا ہے اور آپ کے سامنے 25 سال کا ٹریک ریکارڈ ہو, جو بہت ہی ریئر ہے ان پاکستان کمپنیز میں. تو اس لیے لحاظ سے کہ المیزان ایک پروفیشنل انسٹیٹیوشن ہے اور ایکسپیرینس فنڈ مینجمنٹ ٹیم ہے, تو اس لحاظ سے وہ اس کی کریڈیبلٹی اور اس پر لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, اور اس حوالے سے لوگوں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ بھائی ان کی پرفارمنس اور ان کی کریڈیبلٹی, اس لحاظ سے ان کے اوپر جو ہے ہم زیادہ انویسٹمنٹ ایکسپوجر لے سکتے ہیں. باقی میں نے آپ کو یہ پہلے بھی ذکر کیا, اور پھر یہ کہ میزان پاکستان ای ٹی ایف جو ہے یہ بیسیکلی میزان پاکستان انڈیکس کی باسکٹ کو, اس کی پرفارمنس کو ٹریک کرے گا. جو اس کی انڈر لائنگ انڈیکس کی باسکٹ ہے اس کی ڈیٹیل ہم سبسیکوینٹ سلائیڈز میں شیئر کریں گے. اچھا, اس میں بیسیکلی نیکسٹ سلائیڈ آپ دیکھیں گے تو اس کی انویسٹمنٹ پالیسی, اس کے کانسٹیٹیوٹیو ڈاکومنٹس جو ہیں وہ بیسیکلی ہمارے شریعہ ایڈوائزر ڈاکٹر عمران اشرف عثمانی صاحب نے اپروو کیے, اور اس میں جو ہے یہ بیسیکلی اس میں میں شکر گزار ہوں ایس سی سی پی کی ٹیم کا, سینئر مینجمنٹ کا اور اسٹاک ایکسچینج کا اور ہمارے شریعہ ایڈوائزر کا, کہ آج ہم اس اسٹیج پر پہنچے اور الحمدللہ اس کو سکسیسفلی ہم نے لانچ کیا. اس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ اب آپ اس کی بیسیکلی ہم میتھڈالوجی پر آئیں گے کہ بھائی اس میں یہ سلیکشن آف اسٹاکس کیسے ہوتا ہے, اور یہ ایک شیئرز کے بجائے لوگ بیسیکلی انویسٹرز کے ذہن میں ہے کوئریز آتی ہیں کہ جی ایک کے بجائے یہ 15 کمپنیز کیسے لے لیتے ہیں, 10 کیسے لے لیتے ہیں, تو اس کے بارے میں ذرا ایکسپلین کریں. اس میں دوسرا پوائنٹ جو ہمارا دیکھ رہے ہوں گے کہ میتھڈالوجی ہے کیا. اس میں ہم نے یہ رکھا ہے, میزان کی ٹیم نے اس میں کافی ڈیلیبریشن کی ہماری ٹیم نے, اور اس میں 12 شریعہ کمپلائنٹ اسٹاکس جو بیسیکلی کے ایس سی کے ایم آئی کے ایس سی میزان انڈیکس کے 30 کمپنیز ہیں اس میں سے سلیکٹ کیے گئے, اور اس میں ہم نے یہ چیز مد نظر رکھی کہ بیسیکلی سب سے پہلے اچھی کمپنیز ہو, مارکیٹ کیپٹلائزیشن جن کی ہائی ہو. دوسرا جو اس میں فیکٹر یا پیرامیٹر استعمال کیا وہ بیسیکلی ایوریج ٹریڈڈ ویلیو ہے, جو یعنی اس میں لیکوڈیٹی کا بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ایوریج ٹریڈڈ ویلیو اس کی پاسٹ 1 ایئر, 12 منتھس, 6 منتھس اور 3 منتھس میں اس کی لیکوڈیٹی کیسی رہی ہے. تو ہم نے یہ دو فیکٹرز اس کے اندر پرٹیکولرلی زور دیے کہ ان کمپنیز کو سلیکٹ کیا جائے جن کی کیپٹلائزیشن ہائیسٹ ہے, اور دوسرا ٹریڈڈ لیکوڈیٹی کے لحاظ سے کوئی پرابلم نہیں ہو, کیونکہ اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ مینجمنٹ کے علاوہ, کیپٹلائزیشن کے علاوہ آپ کی لیکوڈیٹی کے فیچرز بہت اچھے ہوں اور لوگوں کو پرابلم نہیں ہو کہ پرچیز کرنے جائیں تو ان کو یہ اسکرپ
ETF अवेलेबल ना हो यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने इसमें ये भी रखा फैक्टर कि इसमें कंसंट्रेशन एक स्क्रिप्ट में या सेक्टर में कंसंट्रेशन ये ना हो कि जी बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो जाए और कहीं, क्योंकि ये इकोनॉमिक साइकिल्स ऊपर और नीचे होते रहते हैं, पाकिस्तान में अप्स एंड डाउन्स होता है, तो कभी कुछ सेक्टर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, कभी सिक्लिकल ट्रेंड्स आते हैं। तो ये खास तौर पर मद्देनजर रखा है मीजान ने कि इसमें डाइवर्सिफिकेशन का एलिमेंट हो, और इसमें एक स्क्रिप्ट में जो हमने कैप रखा है वो 15% पर जाकर इसको लिमिट कर दिया। यानी अगर 100 रुपए की आप टोटल पोर्टफोलियो है तो उसमें 15 रुपए से ज्यादा का कोई और स्क्रिप्ट नहीं होगा। दूसरा इसी तरह फिर फ्लोर रखा है कि मिनिमम वेटेज भी उसके अंदर मौजूद रहे जो तकरीबन 3.5% है। तो विद अ कैप ऑफ 15% और फ्लोर 3.5% हमने ये रखा कि उसमें बैलेंसिंग की है। और प्लस इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एक सेक्टर का भी वेट हमने डाइवर्सिफिकेशन के फैक्टर को रखा है जो तकरीबन 25% एक सेक्टर से ज्यादा वेट ना हो। तो कम से कम यानी आप अगर ये समझें कि 25% एक सेक्टर को वेट दे रहे हैं, कम से कम आपके वेल डाइवर्सिफाइड 4 सेक्टर्स मौजूद होंगे। तो मैं फिर इसको वो कर देता हूँ कि बेसिकली हमने ये शरिया कंप्लाइंट स्क्रिप्ट्स, कैपिटलाइजेशन जो जिन कंपनीज में ट्रेडिंग अच्छी होती है, एवरेज ट्रेडेड वैल्यू जिनकी अच्छी है, जिनकी लिक्विडिटी मौजूद है, वो तमाम फैक्टर्स और प्लस कंसंट्रेशन एक सेक्टर या स्क्रिप्ट में ना हो, ये तमाम फैक्टर्स की बेसिस पर हमने 12 ये शरिया कंप्लाइंट स्क्रिप्ट्स, ये हमारी जो KSE मीज़ान 30 इंडेक्स की उस बास्केट से इसको फाइनलाइज किया इन कंसल्टेशन विद ये स्टॉक एक्सचेंज, और उसके बाद फिर शरिया एडवाइजर्स की अप्रूवल। अच्छा, फिर उसमें ये जी, फिर उसमें हमने ये वाला एलिमेंट रखा कि क्या ये स्क्रिप्ट्स जो है कि तो बेसिकली उसमें तमाम फैक्टर्स में हमने ये रखा, मैं रिपीट कर देता हूँ, शायद आवाज में थोड़ी सी कंफ्यूजन कुछ उसमें हो गई थी, शायद नहीं हो, तो मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं कि बेसिकली हमने 12 शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स जो है उनका सिलेक्शन किया, और उसमें बेसिकली कैपिटलाइजेशन, उसमें लिक्विडिटी के फैक्टर को कि ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो इसमें लिक्विडिटी में, और जो बेसिकली उसके अलावा फिर हमने ये रखा कि सेक्टर कंसंट्रेशन और स्क्रिप्ट कंसंट्रेशन ना हो। तो उसमें तमाम फैक्टर्स को रखते हुए इन कंसल्टेशन विद स्टॉक एक्सचेंज हमने और शरिया एडवाइजर के अप्रूवल से ये स्क्रिप्ट फाइनलाइज किए। फिर उसके बाद जो है हमने इसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन, एक इंपॉर्टेंट सवाल ये कि क्या ये स्क्रिप्ट्स चेंज नहीं होंगे या इनकी वेटेजेस चेंज नहीं होंगी। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसकी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडेक्स जो है ये तकरीबन साल में 2 दफा होगा, एक जून में और एक दिसंबर में, जब पर्टिकुलर शरिया के लिहाज से अगर कोई शरिया कंप्लाइंट स्क्रिप्ट कोई आउट होता है तो इसकी जगह दूसरा स्क्रिप्ट आ जाएगा, जैसा KMI में होता है। तो उसकी कंपोजिशन के बाद फॉरेन वो भी साल में 2 दफा होती है। तो उसी हवाले से यहाँ भी इसका इंडेक्स की जो कॉन्स्टिट्यूशन है अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। रीबैलेंसिंग का अगर आप देखेंगे इसमें वेट्स में कोई एडजस्टमेंट करनी है, वो हमने ये रखा है कि कम से कम उसकी 6 महीने में आप एक दफा आप उसकी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप इसमें रीबैलेंसिंग अगर चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। अच्छा, अब इसमें ये जो 12 स्क्रिप्ट्स थे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि जी इसमें ये जो आपने 25% सेक्टर्स बताए, ये कौन कौन से सेक्टर्स हैं पाकिस्तान में जिसमें हमने जो आइडेंटिफाई किए और जिनकी बेसिस पर ये कंसंट्रेशन और ना हो और लिक्विडिटी जो है वो उसमें लिक्विड रहे, और इसके अलावा ये इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम नहीं हो। तो इस लिहाज से अगर हम देखेंगे तो हमने ये 12 जो बेसिकली स्क्रिप्ट्स हैं उनके लिए अगर आप देखें, ऑयल एंड गैस सेक्टर, उसमें क्योंकि ऑयल की प्राइसेस फ्लक्चुएट होती है, उसमें 25% पर कैप किया है। फिर इसके अलावा हमने सीमेंट रखा है। सीमेंट आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर ये कोविड के बाद जब इकोनॉमी रिवाइव की है और हुकूमत ने भी कंस्ट्रक्शन पैकेज रखा, तो सीमेंट हमें लग रहा है कि उसकी एक्टिविटी ग्रो करेगी। इसमें भी हमने बेसिकली रिप्रेजेंटेशन रखी है और इसमें मेन स्क्रिप्ट लकी वगैरह को हमने टारगेट किया है।
फिर इसी तरह फर्टिलाइजर सेक्टर है, आपको पता है कि ये यूरिया की कंपनीज जो है खासतौर पर एंग्रो वगैरह, इनकी परफॉर्मेंस और ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो फर्टिलाइजर को भी हमने उसी हिसाब से वेटेज दी है। फिर इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, खासतौर पर ये पीएसओ वगैरह, इनको हमने वेटेज दी है। और फिर एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर फार्मा का रखा है, ये खास तौर पर हमने इसको चुनाव इसलिए किया कि बेसिकली इसमें रिसेंटली ये जो कोविड के बाद पोस्ट कोविड सिचुएशन, इसमें क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसमें दवाइयाँ इनकी सेल बढ़ी है, और प्लस ये कोविड के उसमें डेवलपमेंट्स चल रही है, तो इसलिए हमने इस सेक्टर का भी इसमें एक रीजनेबल और साइजेबल वेट हमने इसके अंदर शामिल किया है। दूसरी मैं आपको एक चीज बता दूं कि बेसिकली ये इंडेक्स जो है एक अप्रोक्सीमेटली ट्रैक्स KMI 30 को अगर आप देखेंगे और वो चाहता है कि 30 कंपनीज में एक्सपोजर ले ले, तो वो 70% आप जो एक्सपोजर है वो थ्रू ये जो मीजान ETF की बास्केट है, इसके थ्रू वन गो में फौरन ले सकते हैं। ये पहले कभी किसी प्लेटफॉर्म पर ये सहूलत अवेलेबल नहीं थी, खास तौर पर ये इस्लामिक इन्वेस्टर्स के लिए, जो और ये मीजान ने उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, और इसके लिहाज से वो एक्सपोजर जो है वो इसमें ये KMI का एक्सपोजर इन वन गो वो आप हासिल कर सकते हैं। ये बेसिकली मैंने आपको कंपनीज 12 ये जो आपके सेक्टर्स पहले डिफाइन किए थे, उसके बाद फिर लक्की, OGDC, एंग्रो, ये सब मतलब अच्छी कंपनीज है। और दूसरा लिक्विडिटी का फैक्टर है जो हमने डिफाइन किया है, इस उसमें मौजूद है। दीज आर लिक्विड स्क्रिप्ट्स जो ये इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं। अच्छा, अब दूसरा, अगर आप पेयर्स के मुकाबले भी हमने कंपोजिशन अभी देखी थी कि बेसिकली इस हवाले से कि इसमें मीज़ान में और दूसरे उसमें थोड़ा सा क्या कोई डिफरेंस है। इसमें खासतौर पर मीज़ान ने एक कंसिडरेशन रखी है। आप अगर देखेंगे ये लेफ्ट साइड वाला जो बार हमारे ग्राफ बने हुए हैं, और आपको ये पर्पल, ब्लू, लाइट ब्लू, ये डिफरेंट कलर्स दिखा रहे हैं, तो मीज़ान के केस में थोड़ा सा ये है कि बेसिकली कंसंट्रेशन रिस्क कम है, और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स जो है आपको थोड़ी सी ज्यादा नजर आएगी कंपेयर टू पेयर एवरेज। इसी तरह अगर आप इसमें ये मैंने जैसा कि आपको बताया, इसमें ये 12 स्क्रिप्ट्स और ये मीज़ान की जो बास्केट है, इसके अंदर काफी रिसर्च हुई। इसमें हमने पास्ट परफॉर्मेंस को भी मद्देनजर रखा कि पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल की बेसिस पर अगर यही हम बेसिकली परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करते तो इसमें क्या रिटर्न होता। तो उसकी बेसिस पर हमें पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान की जो परफॉर्मेंस है वो अगर पास्ट सिमुलेशन देखा जाए या उसको ट्रैक किया जाए, तो उसकी बेसिस पर उसने न सिर्फ KSE 100, KMI 30 और बल्कि एवरेज जो पेयर्स की है उसके मुकाबले में भी रिलेटिवली बेहतर रहा है। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि ये जाहिर बात है हमने इसमें एक इन्वेस्टर के लिए कि जी आपने ये ETF बता दिया, ट्रेंड्स बता दिए, मीज़ान के बारे में बता दिया, मीज़ान ETF बता दिया, इनके स्क्रिप्ट्स बता दिए, बास्केट बता दी। अब ये बता दें कि ETF जो है ये बेसिकली ट्रेड जो है वो ये कहाँ से होगा और इसमें ये किस तरीके से अवेलेबल हो, कैसे अवेलेबल होगा। तो इसके लिए बहुत आसान, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें किसी किस्म की आप नाम से खौफजदा ना हो। ETF वैसे तो बड़ा टेक्निकल नेम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, आप इसको एक शेयर की तरह ट्रीट करें। इसका बेसिकली जो कोड है उसके लिहाज से आप जाकर, ये वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, और इसके अलावा ये ब्रोकरेज अकाउंट में आप जैसे ब्रोकर से अपना अकाउंट खुलवाता है एक इन्वेस्टर, उसके रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है, और बहुत आसानी के साथ उसी तरीके से आप ये ETF किसी भी ब्रोकर के पास आप अकाउंट जाएंगे, खोलेंगे स्टॉक एक्सचेंज पर, उसके जरिए आप ये मीज़ान ETF यूनिट्स जो है वो परचेज या सेल कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको दोबारा फिर मैं रिपीट करता हूँ, इनकी प्राइसेस जो है ये स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रहा होगा। ये बेसिकली जो पोर्टल है वेबसाइट का स्टॉक एक्सचेंज की, इसमें बाइंग एंड सेलिंग प्राइसेस जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की वो वेबसाइट पर अवेलेबल है ऑन द कैट्स टर्मिनल। दूसरी इसमें यह है कि आप ये देख लें कि अभी इसमें 10 रुपए 49 पैसे प्राइस आपको नजर आ रही है। तमाम फीचर्स जैसे एक शेयर्स के नजर आ रहे होते हैं, इसी तरीके से आपको इसमें बिड ऑफर साइज और उसके दूसरे फीचर्स जो हैं वो आपको जिस तरह शेयर्स के नजर आते हैं वैसे ही नजर आ रहे हैं।
दूसरी एक और चीज़ है आई नैव, इंडिकेटिव नैव जो है ये मीज़ान पाकिस्तान ETF में ये हमने स्टॉक एक्सचेंज के साथ अरेंजमेंट किया है इंस्टेंटेनियसली, यानी बहुत ही मिनिमम। आप अगर स्टॉक एक्सचेंज का कोड भी लेते हैं कि कोई देखता है वेबसाइट पर तो वो टाइम लगता है आपको कि भाई वो वहाँ स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है और शायद हो सकता है बाजू का टाइम लैग के साथ इन्वेस्टर्स के पास पहुंचता है। यहाँ हमने ये चीज़ खास तौर पर इसमें एम्फेसाइज की है कि विद इन एवरी 15 सेकेंड्स वो कोड अपडेट हो, बिल्कुल रनिंग कोड की तरह। और इसके अलावा ये जो आपको आई नैव है, ये इंडिकेटिव नैव है, ये 12 स्क्रिप्ट्स की जो प्राइसेस है वो एक यूनिट की फॉर्म में आपको नजर आएगी और ये स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर, PSX की वेबसाइट पर और इसके अलावा अल मीज़ान की वेबसाइट पर आपको अवेलेबल होगी। अच्छा, ये अगर मैंने इस स्क्रीन को और वाज़ेह कर दूं, डाटा पोर्टल, इसमें मीज़ान पाकिस्तान ETF का कोड आपको, ये उनके बोथ साइड्स कोड, उसकी प्राइस, उसकी परसेंटेज स्क्रिप्ट्स, ये आपको इसी फॉर्म में जैसे वेबसाइट पर, इसी तरीके से आप कोई भी इन्वेस्टर जाकर उसको जो है रिव्यू कर सकता है और अकॉर्डिंगली फिर उसमें जैसा मैंने ब्रोकर से अकाउंट खोलकर अपना इसमें ट्रेड कर सकता है। इसमें मैं फिर थोड़ी सी एक, ये बेसिकली समराइज पोजीशन है लेकिन मैंने आपको काफ़ी डिटेल से पीछे बताया है कि मीज़ान का जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये ETF जो है वो हमने अक्टूबर 6, ये तकरीबन फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हमने लॉन्च किया इस्लामिक एक्सचेंज ट्रेडेड एक्विटी फंड की कैटेगरी में। और इसका टिकर जो है MZNP-ETF, जैसे एक स्क्रिप्ट का होता है OGDC, लक्की, इन सब का इस तरह मीज़ान का ये जो टिकर है ये आप जरूर याद रखें, MZNP-ETF। ये ट्रैक करता है, हमने आपको वो सारी तफसील वही है जो हमने रिपीट की है पीछे। अब दोबारा मैं आपको उन लोगों के लिए जो थोड़ी और आसानी के लिए कि अगर कोई शख्स इसको ETF को कैसे परचेज करे, एक तो मैंने आपको ब्रोकर का बताया, किसी भी ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर के पास आप जाकर अकाउंट खोल सकते हैं और इसके थ्रू ये ETF में ट्रेड कर सकते हैं। इस तरह दूसरा ये तरीका है कि अगर आप ये मीज़ान के ये जो हमने आपको नंबर दिया है 0800 हलाल 42525, इस पर आप डायल करेंगे तो अल मीज़ान का कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव आपको गाइड करेगा, फैसिलिटेट करेगा बेसिकली अकाउंट खोलने के लिए किसी ब्रोकर के साथ। तो उसमें ये एक ऑल्टरनेट तरीका है। बाकी इसके अलावा जो तफसील है वो हमारी www.almizan ग्रुप पर आप जाएंगे तो आपको ये तमाम तफसीलात आपको वहां भी अवेलेबल होंगी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये रेगुलेटर की तरफ से एक डिस्क्लेमर है। ये बेसिकली जो भी इन्वेस्टर्स हैं हमारे, दे आर एडवाइज्ड टू केयरफुली रीड द कंटेंट्स ऑफ द ऑफरिंग डॉक्यूमेंट्स और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स। और उसके बाद जो है फिर इसमें ये अकाउंट खोलने के लिए और ट्रेडिंग के लिए ये उसको रीड कर लें तो उसमें ज़्यादा बेहतर। अब इसमें दूसरी चीज़ ये है कि हमारा क्योंकि सवालात इसमें मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सवालात आए हुए हैं, उसके मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ लोगों ने इसमें जो सवालात किए हैं उनको वन बाय वन आंसर करने की। इसमें बेसिकली सबसे पहला सवाल तो देख रहा हूँ कि जी ETF जो है इज इट्स बेसिकली इज इट अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। जी बिल्कुल, इट्स अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड हाइब्रिड मैंने बताया। इसमें जो है उसका मैंने डिफरेंस भी वाजे कर दिया कि आप उसमें चाहें तो डे में भी ट्रेड कर सकते हैं और काफी तफसील के साथ आपको डिटेल जो है इसमें बयान की है। दूसरा फिर इसमें सवाल जो आया है वो बेसिकली ये कि लॉट साइज जो है वो बेसिकली क्या होगा। इसमें हमने, मैं ये वाजे कर देना चाहता हूँ कि बेसिकली लॉट साइज हमने मिनिमम 500 यूनिट्स का रखा है, जो एक तकरीबन 5000 या 5000 से थोड़ी सी ऊपर के, ताकि एक स्मॉल इन्वेस्टर जिसकी सेविंग्स बहुत कम है वो भी इसके थ्रू एक इन्वेस्टमेंट कर सकता है और फायदा उठा सकता है। तो इसलिए हमने खास तौर पर ये इन्वेस्टर्स के लिहाज से उनकी नीड्स को मद्देनजर रखते हुए ये चीज हमने खास तौर पर इसको साइज को छोटा रखा है।
एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि इसमें जो और मैं सवालात देख रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि benchmark contains a large number of stocks, Mizan ETFs contains only 12 stocks. What additional shares are included in the set ETF? If yes, then one. मैंने आपको वाज़ेह किया कि जी हमने इसमें 12 स्क्रिप्ट्स रखे हैं कि ताकि लिक्विडिटी को मद्देनजर रखते हुए और उसमें बेसिकली जो आपका बिड एंड ऑफर ये जो है उसके अंदर साइज स्प्रेड कम हो ताकि लोगों को उसमें प्रॉब्लम नहीं हो और लिक्विडिटी फेस नहीं हो, और वो 70% तकरीबन ट्रैक करता है इंडेक्स। तो ये हमने तमाम चीजें मद्देनजर रखते हुए ये 12 स्क्रिप्ट्स की सिलेक्शन की है। फिर एक सवाल है कि जी फीस का, मैंने बता दिया कि फीस जो है इसके अंदर जो है वो रिलेटिवली मैनेजमेंट फीस हो और एक्सपेंसेस हो वो काफ़ी कम होते हैं कंपेयर टू अदर। अगर आप डायरेक्टली बाय करेंगे शेयर्स मार्केट के लिहाज से तो ईटीएफ की कॉस्ट रिलेटिवली कम होती है और इवन म्यूचुअल फंड के मुकाबले भी थोड़ी सी कम होती है। फिर है कि बेसिकली ये are the proceeds of ETFs, next question है, are the proceeds of ETFs are repatriable under नया पाकिस्तान RDA? ये बिल्कुल, क्योंकि एक्सचेंज पर ट्रेड होता है तो इसलिए इसके बारे में कोई हम होना ही चाहिए। मेरा ख्याल है कि जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज को अलाउ किया हुआ है, आप अगर उसमें नया पाकिस्तान उसके थ्रू NRPs के थ्रू ये फंड्स लेकर आ रहे हैं और स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह जिस तरह दूसरे स्क्रिप्ट्स में करते हैं और रिपेट्रिएट कर सकते हैं, इस तरह यहाँ भी कोई रिस्ट्रिक्शन होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें लोगों ने किया है कि जी क्या ETF ये डिविडेंड पे करेगा? ये बिल्कुल जी, जब जाहिर बात है अभी तो शुरू हुआ है, लेकिन इसके बाद जब हम इसकी परफॉर्मेंस ये हमारा ईयर एंड आएगा तो इंशाल्लाह इसमें, और मार्केट हमें लग रहा है कि इंशाल्लाह इसका ट्रैक अच्छा है, तो इस लिहाज से अगर देखें तो बेसिकली इसमें हम इंशाल्लाह ज़रूर प्रॉफिटेबिलिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होगी, तो हम इसमें उस वक्त के लिहाज से हम डिविडेंड की कंसिडरेशन भी जरूर इसमें रख सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो है फिर दूसरा एक और कस्टमर ने सवाल किया है कि इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है? तो रिटर्न के हवाले से देखेंगे तो बेसिकली जो रिटर्न है वो ये इंडेक्स को ट्रैक करेगा, मार्केट की डायनेमिक्स कैसी है, स्टॉक मार्केट का आउटलुक कैसा है, इकोनॉमी कैसी है, उसके हिसाब से ये परफॉर्मेंस होगी। हेजिंग आप देखें, बेसिकली एक और क्वेश्चन ये कि पॉसिबल टू हेज द रिस्क इन ETF? बेसिकली हेज आप इसमें शॉर्टिंग का एलिमेंट तो नहीं, लेकिन कम से कम आप अगर बास्केट लेना चाह रहे हैं, वन गो में लेना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, उस बास्केट के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। वो तो आप हेजिंग का तो वैसे भी तरीका है कि अगर आपको एक्सपोजर फॉर एग्जांपल इक्विटी मार्केट से निकलना है तो आप उससे, फायदा ये है कि ईज ऑफ एंट्री एंड ईज ऑफ एग्जिट। हेजिंग इस फॉर्म में कि आप 12 स्क्रिप्ट सेल करने जाएंगे, इट विल टेक टाइम, जबकि यहाँ आपको यह है कि वन गो में आपने फॉरन डिसीजन लिया, कोई नेगेटिव न्यूज आई, आप फॉरन एग्जिट कर कर चले जाएंगे। तो बिल्कुल इट्स अ सॉर्ट ऑफ, आप कह सकते हैं कि उसमें एंट्री और एग्जिट आसान है, आप जब चाहें उससे एग्जिट ले लें। NRPs का मैंने ऑलरेडी जिक्र कर दिया, एक और क्वेश्चन था दूसरा कि इसके अंदर टैक्स क्रेडिट का ETFs का सवाल है कि ओपन एंड फंड्स की तरह ले सकते हैं। इसके बारे में जी अभी थोड़ा सा भाव में अभी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त अगर आप कहेंगे तो ETFs के थ्रू आप टैक्स क्रेडिट नहीं अवेल कर सकते। फिर और सवाल अगर देखेंगे कि कैन वी रिडीम ETFs on INAS value instantly? I've observed that in case of sell, there is no option available for investor to sell at INAV value. Similarly, in case of buying something, ETFs is not available at INAV value. देखिए ये डिपेंड करता है डिमांड सप्लाई पोजीशन पर, इसीलिए मैंने आपसे जिक्र किया कि मार्केट में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट्स, सिलेक्शन ऑफ सेक्टर्स कौन से रखें कि ताकि लिक्विडिटी के लिहाज से इन्वेस्टर को प्रॉब्लम नहीं हो सकता है कि थोड़ी मुख्तलिफ, उसमें पाकिस्तान में भी 4 ETFs हुए हैं और मीज़ान अल्हम्दुलिल्लाह पहला वो है, लेकिन हमने खास तौर पर मीज़ान के प्लेटफॉर्म से कोशिश की है कि लिक्विडिटी शुड बी द प्राइम कंसिडरेशन, बिसाइड्स के कंपनीज की जो क्वालिटी है वो भी मेंटेन हो। डिविडेंड के बारे में और प्रॉफिट इंफॉर्मेशन के बारे में मैंने बताया,
और नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। फिर इसके अलावा एक और क्वेश्चन लोगों ने किया है कि भाई इकोनॉमी आउटलुक बताएं और इस पर क्या व्यू है कि अभी क्या ETF में एडवाइजेबल है इन्वेस्ट करना। इस सिलसिले में मैं आपको ये कहूँगा कि स्टॉक मार्केट जो है हमने देखा है कि कोविड के बाद से इसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अभी थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में थी, और अब अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो स्टॉक मार्केट ने परफॉर्म करना शुरू किया। आज भी 500 पॉइंट से ज्यादा KSE 100 इंडेक्स जो है वो ऊपर है। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ओवरऑल जो है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में हम अगर अभी रिसेंटली ये कुछ इंडिकेटर्स को देखें जिसके अंदर बेसिकली करंट अकाउंट जो पहले हमारा पिछले 3-4 साल में वो डेफिसिट रहा था, वो कंटिन्यूसली 4 महीने से करंट अकाउंट प्लस आया है। ये काफी खुश आइंदा बात है और हमें लग रहा है कि इस साल डेफिसिट काफी कम हो जाएगा। एक तो इंडिकेटर ये पॉजिटिव है। दूसरी जो चीज है इंपॉर्टेंट, वो करेंसी जो तवातुर के साथ अगस्त तक आप देखेंगे डेप्रिशिएट कर रही थी, वो कोई तकरीबन 168 तक चला गया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-3 महीने में उसमें काफी एप्रिसिएशन आया और NRPs का काफी कंट्रीब्यूशन है। तो ये हौसला अफजा चीज है कि डॉलर जो है रुपी वो तकरीबन ये 8 रुपए से ऊपर एप्रिशिएट किया है। तो इससे काफी लोगों का हौसला बुलंद हुआ है और स्टॉक मार्केट का आउटलुक रिलेटिवली बेहतर नजर आ रहा है। तीसरी जो चीज है, हमने टैक्स कलेक्शन के नंबर्स देखे, इन्फ्लेशन के नंबर्स देखे, उसमें अगर आप देखेंगे काफी बेहतरी है। जो हमारे इन्फ्लेशन के नंबर है उसकी एक्सपेक्टेशन ये है, पिछले दिनों कुछ महीनों में बढ़ा था वो बिकॉज ऑफ फूड इन्फ्लेशन, लेकिन अब लग रहा है कि शायद इन्फ्लेशन में थोड़ा सा माइल्ड बेहतरी नजर आए, तो ये भी मेरे ख्याल में स्टॉक मार्केट के लिए बेहतर होगा। चौथी जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है स्टॉक मार्केट के लिहाज से, वो बेसिकली हमने देखा है भाई मार्केट 41,000 का लेवल कर गई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अगर आपके पॉजिटिव साइड्स पर रहते हैं, और ये एक्सपोर्ट में देखा हमने थोड़ा सा सर्ज हुआ है, इसमें बेहतरी नजर आई है ये पिछले महीनों के मुकाबले में। रेमिटेंस के नंबर्स देखेंगे वो बेहतर है। तो ओवरऑल अगर मैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करूं उस लिहाज से सूरत हाल काफी पाकिस्तान में अब थोड़ी सी पॉजिटिव हुई है, करेंसी की स्टेबिलिटी रही है। तो हमारा ख्याल है कि आउटलुक जो है वो बेसिकली इकोनॉमिक आउटलुक पॉजिटिव है, और हम एनकरेज करेंगे कि थोड़ा सा एक्सपोजर ग्रेजुअली आपको नजर आया, खासतौर पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वो जरूर इनके थ्रू एक्सपोजर ले सकते हैं। फीस का मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसमें जो फीस है, मैनेजमेंट फीस का किसी ने सवाल किया, वो हमने 0.5% रखी है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स, यहाँ 2% है। तो ये एलिमेंट है। एक्सपेंसेस का मैंने आपको लमसम बता दिया कि ओवरऑल एक्सपेंसेस जो ब्रोकर्स के मुकाबले में यहाँ काफी सिग्निफिकेंट, आप 12 स्क्रिप्ट लेने जाएंगे काफी ज्यादा होंगे, जबकि मीजान ETF में आपको 1 गो में लेते हैं, तो इसलिए आपको इतना फर्क नहीं पड़ता। बाकी इसके अलावा जो है डिविडेंड, मैंने आपको बताया कि उसके बारे में 2-3 सवाल फिर दोबारा आए हुए हैं कि बेसिकली जो है वो आपका जो डिविडेंड है वो ईयर एंड पर जाकर डिटरमिन होता है। ये हमारा जून का ईयर एंड है, उस वक्त के लिहाज से जाहिर बात है अगर स्टॉक मार्केट परफॉर्म करेगी और कंपनीज में फ्लो आएगा इंशाल्लाह, तो डिविडेंड को भी बिल्कुल कंसिडर किया जाएगा, मैनेजमेंट अलमिजान की करेगी। मोर और लेस मैंने देखा है कि काफ़ी सवालात जो है वो दे हैव बीन आंसर्ड, और उसके साथ जो है हम अपने ये वेबिनार को कंक्लूड करते हैं, और अपने इन्वेस्टर्स को और जो सामीन हैं और जिन्होंने वेबिनार जिन्होंने मुलाहिजा किया, उनसे भी हम ये दरख्वास्त करेंगे कि मीज़ान के थ्रू आप इसमें एक्सपोजर लें और इंशाल्लाह ये मार्केट अगर यहाँ से परफॉर्म करती है उसका बेनिफिट उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।